नमस्कार दोस्तों, एडुपिक्सेल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से 17 तक बात की थी। इस चैप्टर से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रवेश करेंगे। तो चलिए 18th चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्रेसिडेंट। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति का एक परिचय लेंगे, फिर समझेंगे कि उनका चुनाव होता कैसे है, उन्हें पद से हटाने का जो मुश्किल प्रोसेस है यानी महाभियोग, वो क्या है, उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, और हाँ, आखिर में कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स पर भी एक नजर डालेंगे। ये सब समझना हमारे देश की पूरी सरकारी मशीनरी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेसिडेंट की जगह कहाँ है? वो है कौन? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान का जो पार्ट 5 है वो पूरी तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव को समर्पित है। इसमें आर्टिकल्स 52 से लेके 78 तक सब कुछ कवर होता है। अब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है क्या? ये एक तरह की टीम है, और इस टीम में कौन कौन है? हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। और इस पूरी टीम के हेड, या कह सकते हैं भारतीय राज्य के जो प्रमुख हैं, वो हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं? क्या हम और आप जाकर सीधे वोट करते हैं? नहीं, इनका चुनाव जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। और इसका जो तरीका है वो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। तो ये जो तरीका है, इसका एक फैंसी सा नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मकसद बहुत सीधा सा है। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि जो भी जीते उसे पूरे देश का एक ब्रॉड सपोर्ट हासिल हो। ऐसा नहीं कि बस कुछ जगहों से ज्यादा वोट मिल गए और वो जीत गए। अब इसी फेयरनेस को, इसी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शानदार चीज की जाती है। हर एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है। मतलब एक एमएलए के वोट की कीमत क्या होगी, ये उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन और वहां के चुने हुए एमएलएस की संख्या पर तय होता है। इससे होता यह है कि बड़े राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से वजन मिलता है और छोटे राज्यों की आवाज भी गुम नहीं होती। अच्छा, तो एमएलएस के वोट की वैल्यू तो निकल गई। अब बारी आती है एमपीज यानी सांसदों की। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए देश के सभी एमएलएस के वोटों की जो टोटल वैल्यू है उसे कुल चुने हुए सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ये कमाल का फॉर्मूला है जो स्टेट्स और सेंटर के बीच एक बैलेंस बनाकर रखता है। अब मान लीजिए इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद खड़ा हो गया, तो मामला कहां जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और यहां जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा वो फाइनल होगा, पत्थर की लकीर। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अच्छा, ये तो हुई चुनाव की बात। अब देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना हो तो उसका क्या तरीका है। तो प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट ही एक तरह से कोर्ट का काम करती है। और यहीं पे एक बहुत ही मजेदार और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी अंतर सामने आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जब चुनाव होता है तो कौन वोट करता है? सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और एमएलएस, राइट? लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो सीन बदल जाता है। तब पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, हिस्सा लेते हैं। पर इसमें एमएलएस का कोई रोल नहीं होता। ये छोटा सा फर्क है, पर सवाल यहीं से बनते हैं। तो हमने चुनाव देख लिया, हटाने का प्रोसेस भी समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रेसिडेंट की पावर्स। उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, और यकीन मानिए इनकी शक्तियों का दायरा काफी बड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स, और उसने भी सबसे खास वीटो पावर से। तो होता क्या है, पार्लियामेंट से कोई बिल पास हुआ और वो गया प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर वो एक ऑर्डिनरी बिल है तो वो हाँ कह सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, या फिर उसे वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं कि भाई इस पे दोबारा सोचो। लेकिन अगर वो एक मनी बिल है तो उसे वापस नहीं भेज सकते, या तो हाँ कहेंगे या ना। और यहीं पर एक और ट्विस्ट है, खासकर स्टेट बिल्स के मामले में। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने किसी राज्य के बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। अब राज्य की विधानसभा ने उसे फिर से पास करके भेज दिया, तो क्या अब प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा? नहीं, इस मामले में वो बाध्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो उन्हें स्टेट के कानूनों पर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल देता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए,
देश को एक कानून की सख्त जरूरत है, अर्जेंटली। पर पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा है, सब सांसद अपने अपने क्षेत्रों में हैं, तो क्या होगा? क्या हम इंतजार करेंगे? नहीं। यहीं पर काम आती है प्रेसिडेंट की एक बहुत ही स्पेशल पावर, आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लेकिन रुकिए, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। इस पर कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। पहली बात, प्रेसिडेंट ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करना होता है। दूसरी बात, इस ऑर्डिनेंस की ताकत एक नॉर्मल कानून जितनी ही होती है, पर इससे आप संविधान को नहीं बदल सकते। और सबसे जरूरी बात, इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ये आता है। तो इतनी सारी बातें सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है, और अक्सर पूछा भी जाता है कि क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप है? क्या उनका काम सिर्फ सरकार के भेजे कागजों पर मोहर लगाना है? देखिए, ज्यादातर मामलों में ये सच है कि प्रेसिडेंट को सरकार की सलाह माननी होती है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां वो अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने विवेक से फैसला लेते हैं। जैसे कि जब किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिली हो तो किसे प्रधानमंत्री बनाना है, या फिर जब सरकार विश्वास मत खो दे तो क्या करना है। ये वो पल है जब प्रेसिडेंट सच में संविधान के गार्डियन के तौर पर सामने आते हैं। चलिए अब इस चैप्टर को समेटने से पहले एक रैपिड फायर राउंड करते हैं उन आर्टिकल्स का जो प्रेसिडेंट से जुड़े हैं और जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये सारे आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं। जैसे आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रोसेस है। आर्टिकल 72 उन्हें क्षमादान यानी पार्डन की शक्ति देता है। और आर्टिकल 123 जो हमने अभी देखा, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर देता है। ये सारे आर्टिकल्स मिलकर प्रेसिडेंट के पद की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, रबर स्टैंप या संविधान के संरक्षक। और शायद इसका सही जवाब यह है कि यह भूमिका सिचुएशन पर डिपेंड करती है। ज्यादातर समय वो एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करते हैं जो सरकार की सलाह से बंधे हैं, लेकिन मुश्किल और असाधारण परिस्थितियों में वही राष्ट्रपति संविधान के सबसे बड़े रक्षक बनकर सामने आते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। नमस्कार, आज बात करेंगे भारत के वाइस प्रेसिडेंट की। ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं, एक विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये पद प्रेसिडेंट के ठीक बाद आता है, मतलब सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। पर फिर भी इसे लेकर एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से उठता रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने इस पद के लिए हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब महामहिम जिनकी जरूरत नहीं। सोचिए जरा, देश के दूसरे सबसे ऊंचे पद को सुपरफ्लुअस यानी अनावश्यक क्यों कहा गया? आखिर क्या वजह है? इसका जवाब हमें इनके इलेक्शन प्रोसेस और इनके काम करने के तरीके में मिलता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इनके इलेक्शन का तरीका समझना होगा। आपको बता दूं, ये प्रोसेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से काफी अलग है, और हाँ, ऐसा जानबूझकर किया गया है। अच्छा, तो सबसे बड़ा फर्क क्या है वो देखिए। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट कौन डालता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स, और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें राज्यों के एमएलएज भी वोट देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पूरी तरह से एक पार्लियामेंट्री मामला है, राज्यों का इसमें कोई रोल नहीं होता। अब ये जो चुनाव है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर आसान शब्दों में इसका मतलब बस ये है कि मेंबर्स किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। इससे ये तय हो जाता है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स का सपोर्ट हासिल हो। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद, तो उसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो इलेक्शन की बात तो हो गई, पर अब आते हैं असली सवाल पर। वाइस प्रेसिडेंट असल में करते क्या हैं? देखिए, इनके पास कोई एक सिंगल काम नहीं है। ये एक ही समय पर दो बहुत ही अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। कह सकते हैं कि ये दो टोपियां पहनते हैं। तो इनकी पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी, या कह ले कि पहली हैट, है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। उनका ज्यादातर वक्त पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा
कि कार्यवाही को चलाने में ही गुजरता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन्हें जो सैलरी मिलती है वो वाइस प्रेसिडेंट होने की नहीं, बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर काम करने की मिलती है। और अब बात करते हैं इनकी दूसरी और शायद सबसे ज्यादा जरूरी भूमिका की, वो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना। मान लीजिए किसी भी वजह से, चाहे वो इस्तीफा हो या मौत हो या पद से हटाया जाना हो, अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट फौरन उनकी जगह ले लेते हैं। तो एक तरह से ये देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो ये पक्का करता है कि देश का सबसे बड़ा पद एक पल के लिए भी खाली न रहे। चलिए अब जरा ऑफिस के कुछ जरूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है और इन्हें पद से हटाने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इनका कार्यकाल सीधा सा है, पूरे 5 साल का। और ये शुरू होता है उस दिन से जब प्रेसिडेंट इन्हें शपथ दिलाते हैं। लेकिन इन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट से काफी अलग है, और इसकी शुरुआत होती है राज्यसभा से। इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद राज्यसभा में इन्हें हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी से। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये प्रोसेस उसी हाउस में शुरू होता है जिसके चेयरमैन खुद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और आखिर में उस रेजोल्यूशन पर लोकसभा की भी सहमति चाहिए होती है, बस एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या वाइस प्रेसिडेंट का पद वाकई सुपरफ्लुअस है? क्या इसकी सच में जरूरत नहीं है? देखिए, ये जो विरोधाभास है, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास रोजमर्रा की सरकार चलाने वाली कोई डायरेक्ट पावर नहीं होती। तो फिर इनका असली महत्व क्या है? इनकी असली इंपॉर्टेंस 2 चीजों में है। पहला, एक लेजिस्लेटिव स्टूवर्ड के तौर पर, यानी राज्यसभा की कार्यवाही को स्मूथली चलाना। और दूसरा और सबसे ज्यादा क्रिटिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल के तौर पर, मतलब एक ऐसे प्रहरी के रूप में हमेशा तैयार रहना जो ये गारंटी दे कि देश के हेड ऑफ स्टेट का पद कभी खाली ना रहे और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे। तो भले ही वाइस प्रेसिडेंट रोज की हेडलाइंस में ना दिखते हों, लेकिन ये पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही मजबूत और जरूरी पिलर है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के वो सबसे जरूरी शख्स हैं जिनके बारे में हम शायद सबसे कम सोचते हैं? अब देखते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार, आज हम भारत के उस पद की शक्तियों और कर्तव्यों को समझने जा रहे हैं जो असल में देश को चलाते हैं, यानी प्रधानमंत्री। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प संवैधानिक रोल को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें 2 तरह के हेड होते हैं। एक है राष्ट्रपति, जो नाम के प्रमुख हैं, जिन्हें हम डी जूरे हेड कहते हैं, और दूसरे हैं प्रधानमंत्री, जो सरकार के असली यानी डी फैक्टो हेड हैं। मतलब साफ है, देश चलाने की जो असल पावर है वो प्रधानमंत्री के ही हाथों में होती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई सबसे शक्तिशाली पद तक पहुंचता कैसे है? आइए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को समझते हैं। और आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि हमारा संविधान इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता। सब कुछ शुरू होता है आर्टिकल 75 की इस एक सीधी साधी लाइन से। इसमें बस इतना लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसके पीछे एक पूरी संसदीय परंपरा और एक तय प्रक्रिया काम करती है। अच्छा, ज्यादातर मामलों में तो प्रोसेस एकदम क्लियर होता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, किसी एक पार्टी या गठबंधन को साफ साफ बहुमत मिलता है, और फिर राष्ट्रपति उस बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बंधे हुए हैं। ये सबसे आम रास्ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चुनावी नतीजों में किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। यहाँ पर चीजें थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती हैं, और राष्ट्रपति की भूमिका बहुत खास हो जाती है। ऐसी खास सिचुएशन में राष्ट्रपति का विवेक बहुत अहम हो जाता है। वो अपने फैसले से सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। एक और स्थिति है, मान लीजिए पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री का अचानक निधन हो जाए, तब भी राष्ट्रपति अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाते समय किया गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया तो हमने समझ ली। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पावर पर।
प्रधानमंत्री की शक्ति की असली जड़ दो बहुत जरूरी आर्टिकल्स में है, 74 और 75। यही वो दो अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के साथ उनके रिश्ते की पूरी रूपरेखा तय करते हैं। चलिए पहले आर्टिकल 74 को पकड़ते हैं। ये नंबर सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों का असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस आर्टिकल का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और ये लोग राष्ट्रपति को मदद और सलाह देंगे। ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही वो वाक्य है जो प्रधानमंत्री को असली पावर देता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इस शक्ति को और साफ कर देते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के हेड हैं और राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी ही पड़ेगी। इट्स अ मस्ट। हाँ, राष्ट्रपति एक बार कह सकते हैं कि भाई इस पर दोबारा सोच लो, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दोबारा भेज दी तो फिर वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग है, मतलब माननी ही पड़ेगी। यही वो चीज है जो प्रधानमंत्री को देश का सबसे ताकतवर एग्जीक्यूटिव बना देती है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पावरफुल आर्टिकल पर, आर्टिकल 75, जो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को और भी मजबूत करता है। आर्टिकल 75 कुछ और मजेदार नियम बताता है, जैसे कि कौन मंत्री बनेगा, इसकी सलाह भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देते हैं। टेक्निकली तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, पर असल में इसका मतलब ये है कि वो मंत्री तभी तक हैं जब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए एक टीम की तरह लोकसभा को जवाबदेह होती है। जाहिर है, इतनी सारी शक्तियों के साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री की एक बहुत ही खास भूमिका के बारे में बताता है। सरकार और राष्ट्र के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के बीच एक पुल की तरह काम करना। और ये देखिए, ये स्लाइड इसे कितनी आसानी से समझाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कम्युनिकेशन का मेन चैनल है। सरकार का हर बड़ा फैसला, हर जानकारी प्रधानमंत्री के जरिए ही राष्ट्रपति तक पहुंचती है। ये एक ऐसा लिंक है जिसे बाईपास नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 78 के तहत ये कर्तव्य एकदम साफ साफ लिखे हैं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देना, अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगे तो वो उन्हें देना, और हाँ, अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी एक मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है तो उसे पूरे मंत्रिमंडल के सामने विचार के लिए रखना। तो प्रधानमंत्री के पास बहुत पावर है, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। संविधान ने कुछ सीमाएं भी तय की हैं, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कार्यवाहक सरकार का कॉन्सेप्ट, जो ये दिखाता है कि पावर हमेशा नियमों से बंधी होती है। तो ये कार्यवाहक सरकार होती क्या है? सोचिए, एक सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति कहते हैं कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, आप ही कामकाज संभालिए, पर एक शर्त पर। इस दौरान ये सरकार कोई भी बड़े पॉलिसी वाले फैसले नहीं ले सकती। ये प्रधानमंत्री की शक्ति पर एक बहुत ही साफ और जरूरी लिमिट है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के पद की इतनी सारी शक्ति और दूसरी तरफ संविधान की लगाई हुई सीमाएं। क्या शक्ति और नियंत्रण का यही नाजुक बैलेंस हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। भारत सरकार की असली चाबी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, या फिर किसी और के? अब देखते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, कागज पर तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, है ना? लेकिन क्या सरकार की असली कमान, असली ताकत भी उन्हीं के पास है, या फिर असली पावर पर्दे के पीछे किसी और के हाथ में है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के असली एग्जीक्यूटिव्स कौन हैं? फिर हमारा संविधान, हमारी रूल बुक इस बारे में क्या कहती है? एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, साथ तैरना या साथ डूबना, इसको समझेंगे। फिर काउंसिल और कैबिनेट, इन दोनों में क्या फर्क है? और आखिर में हम उस जगह पहुंचेंगे जिसे पावर का असली सेंटर कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत के असली कार्यकारी। तो इसका सीधा सा जवाब है प्रधानमंत्री और उनकी टीम, यानी मंत्रिपरिषद। इसे ऐसे समझिए, अगर देश एक बहुत बड़ी कंपनी है तो राष्ट्रपति उसके चेयरमैन की तरह है, एक सम्मानित पद। लेकिन कंपनी को रोज चलाने वाले, सारे बड़े फैसले लेने वाले असली सीईओ और उनकी टॉप टीम,
वो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अच्छा, तो ये पावर आती कहां से है? जाहिर है हमारे संविधान से। तो चलिए अब जरा इस संवैधानिक रूलबुक के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 74। ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगी। और मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति इनकी सलाह को सिर्फ एक बार, बस एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल वही सलाह दोबारा भेज दें तो फिर राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। ये बाइंडिंग है, मतलब अनिवार्य है। इसके बाद है आर्टिकल 75। ये बताता है कि ये मंत्री बनते कैसे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सुनने में लगता है कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, पर असल में इसका मतलब है कि जब तक प्रधानमंत्री चाहें। मतलब असली डोर प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब यहां एक कमाल का नियम है। सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य यानी सांसद ही ना हो? जवाब है हां, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी ही होगी, नहीं तो कुर्सी गई। और आर्टिकल 88 मंत्रियों को एक तरह का सुपर पास देता है। वो संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां जाकर बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो वोट सिर्फ अपने ही हाउस में दे सकते हैं जहां के वो मेंबर हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर, साथ तैरना या साथ डूबना। ये संसदीय सरकार का आप कह सकते हैं गोल्डन रूल है। इसका मतलब बहुत सीधा है, पूरी सरकार एक टीम है। अगर एक भी मंत्री कोई फैसला लेता है तो उसे उस अकेले मंत्री का नहीं, बल्कि पूरी सरकार का फैसला माना जाता है। सब उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर टीम के कप्तान यानी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए तो पूरी की पूरी टीम को मैदान छोड़ना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ इस्तीफा देती है। और ऐसा होता कैसे है? लोकसभा, जिसे हम जनता का सदन कहते हैं, वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब है कि सरकार ने सदन का भरोसा खो दिया है, और इसका नतीजा सिर्फ एक, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना ही होगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी के यहां 2 लेवल हैं। एक है सामूहिक जिम्मेदारी, इसमें पूरी टीम लोकसभा के लिए जवाबदेह है। और दूसरा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इसमें प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि उनकी टीम का कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो राष्ट्रपति को सलाह देकर उस एक मंत्री को टीम से हटा सकते हैं। चलिए अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम अक्सर 2 शब्द सुनते हैं, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद एक बड़ी सी टीम है। इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर, सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री, फिर उनकी मदद के लिए राज्य मंत्री, और फिर आते हैं उप मंत्री। ये सब के सब मिलकर मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। अगर मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी सेना है तो कैबिनेट उसके टॉप जनरल्स का ग्रुप है। कैबिनेट एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली समूह है। देश के सारे बड़े फैसले, सारी बड़ी नीतियां यही बनाते हैं। बाकी मंत्रिपरिषद का काम इन फैसलों को लागू करना होता है। तो असली पावर कहां है? कैबिनेट में। तो एक लाइन में कहें तो कैबिनेट ही सरकार का ब्रेन है, उसका कंट्रोल सेंटर है। देश किस दिशा में जाएगा ये तय करने वाले सारे बड़े फैसले वो यहीं लिए जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या पावर का सेंटर बस कैबिनेट ही है, या इसके अंदर भी एक और छोटा और भी ज्यादा पावरफुल ग्रुप होता है? जी हां, असल में एक और अनौपचारिक संस्था है जिसे शक्ति का असली केंद्र माना जाता है। इसे कहते हैं किचन कैबिनेट। ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, आपको संविधान की किताब में नहीं मिलेगा। ये नाम इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटा और इनफॉर्मल होता है। ये प्रधानमंत्री और उनके 2-4 सबसे भरोसेमंद लोगों का एक इनर सर्कल होता है। ये लोग मंत्री हो सकते हैं या फिर कोई बाहरी दोस्त या परिवार का सदस्य भी हो सकता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और सीक्रेसी। जहां एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग को बुलाने और उसमें फैसला लेने में समय लग सकता है, वहीं ये छोटा सा ग्रुप बहुत तेजी से और गोपनीय तरीके से फैसले ले सकता है। अक्सर देश के सबसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर पहले यही चर्चा होती है और फिर उसे औपचारिक रूप से कैबिनेट के सामने रखा जाता है।
तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर असली शक्ति संविधान में लिखी औपचारिक संस्थाओं से ज्यादा प्रधानमंत्री के भरोसे और व्यक्तिगत रिश्तों पर चलने वाले एक अनौपचारिक समूह में है, तो फिर एक लोकतंत्र में फॉर्मल स्ट्रक्चर और पर्सनल इन्फ्लुएंस के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर सरकार अपने तरीके से ढूंढती है। भारत सरकार के बड़े बड़े फैसले आखिर लेता कौन है? क्या वो प्रधानमंत्री है या फिर पूरी की पूरी कैबिनेट? देखिए, जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। असली ताकत असल में कहीं और छिपी हुई है। अगला चैप्टर है कैबिनेट कमिटीज। जी हाँ, यही वो जगह है जहां देश की नीतियां बनती हैं और कभी-कभी बिगड़ती भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी भारतीय कैबिनेट, जिसके ऊपर पूरे देश को चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, वो अपना इतना सारा काम आखिर संभालती कैसे है? जवाब इन्हीं छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली कमिटियों में छुपा है। तो फिर ये कैबिनेट कमिटियां आखिर हैं क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की अपनी स्पेशलिस्ट टीमें होती हैं। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए जाता है ताकि कैबिनेट के काम का जो भारी बोझ है वो थोड़ा कम हो सके और किसी भी पॉलिसी या मुद्दे पर एकदम गहराई से डिटेल में बातचीत हो सके। ये एक तरह से फिल्टर का काम करती हैं, जो बड़े मुद्दों को कैबिनेट के सामने रखने से पहले ही अच्छी तरह से जांच परख लेती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये कमेटियां संविधान इतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गैरकानूनी है, नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इनका जिक्र सीधे सीधे हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इन्हें सरकार के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनाया जाता है, जो सरकार को अपना कामकाज ठीक से चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए जरा देखते हैं कि आज के समय में कौन कौन सी मुख्य कमेटियां सत्ता के गलियारों में काम कर रही हैं। इस समय भारत सरकार में कुल 8 कैबिनेट कमेटियां काम कर रही हैं। और ये हैं वो 8 कमेटियां: अपॉइंटमेंट्स कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स और सिक्योरिटी कमेटी। और इनके अलावा हाल ही में बनी 2 और कमेटियां हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी। आप देखिए, इनकी नाम से ही पता चल जाता है कि इनके काम का दायरा कितना बड़ा है। लेकिन इन 8 में से भी कुछ कमेटियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार का असली पावर सेंटर माना जाता है। चलिए इन हैवीवेट्स पर एक नजर डालते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती हैं 2 कमेटियां। पहली है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसका काम है देश के आर्थिक मामलों से जुड़ी सभी सरकारी एक्टिविटीज को दिशा देना और उनमें तालमेल बिठाना। और दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये कमेटी देश के घरेलू और विदेशी हर तरह के नीतिगत मामलों को देखती है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का असर इतना ज्यादा है, इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसे अक्सर सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। और ये नाम ही इसकी असली ताकत को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि लगभग हर बड़ा पॉलिसी से जुड़ा फैसला यहीं से होकर गुजरता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि ये कमेटियां इतनी जरूरी क्यों हैं? सरकार की जो पूरी मशीनरी है उसमें ये इतना अहम पुर्जा क्यों मानी जाती हैं? बात यह है कि ये कमेटियां सिर्फ काम का बोझ ही कम नहीं करती, बल्कि ये सरकार की बदलती प्राथमिकताओं का आईना भी होती है। मतलब जिस तरह की कमेटी बनाई जा रही है उससे ये साफ पता चलता है कि सरकार का असल ध्यान किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा है। इसका सबसे ताज़ा और बेहतरीन उदाहरण है हाल ही में बनी 2 नई कमेटियां, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ और कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इन दोनों का बनना साफ साफ दिखाता है कि सरकार का मौजूदा फोकस निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कमेटियां सिर्फ सलाह देने के लिए नहीं हैं, ये सरकार के अंदर फैसले लेने और अलग अलग नीतियों में तालमेल बिठाने का सबसे अहम जरिया हैं। ये सरकार की मशीनरी के वो गियर्स हैं जो इसे असरदार तरीके से चलाते हैं। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि क्या कैबिनेट के पीछे काम करने वाली ये छोटी छोटी कमेटियां ही सरकार में शक्ति का असली केंद्र हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगला चैप्टर है पार्लियामेंट। और देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये वो धड़कता हुआ दिल है जहां भारत के भविष्य के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। कभी ये सोचा है कि हम 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को जो कानून दिशा देते हैं, हमारे अधिकार और कर्तव्य तय करते हैं, वो आखिर बनते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं?
सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब हमें सीधा हमारे लोकतंत्र के एकदम केंद्र में ले जाता है। तो ये सारा काम होता है भारत के विधायी इंजन के अंदर, जिसे हम सब संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। ये वो जगह है जो देश की सरकार को ताकत भी देती है और हाँ, उस पर लगाम भी कसती है। तो चलिए आज इस इंजन के एक एक पुर्जे को जरा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट को ही देख लेते हैं। जैसे किसी भी इमारत की एक नींव होती है ना, ठीक वैसे ही संसद की नींव उसके 2 सदनों पर टिकी हुई है। हम सब इन्हें लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अब यहां देखिए, ये दोनों सदन एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ है लोकसभा, जो जैसा नाम से ही साफ है, सीधे लोगों का सदन है। हम जैसे आम लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और ये बहुत शक्तिशाली है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है, जो जल्दबाजी में बने कानूनों पर रोक लगाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये कभी भंग नहीं होती, जिससे देश के काम में एक निरंतरता बनी रहती है। अच्छा, तो अगर राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, तो क्या इसके सदस्य हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका राज छिपा है इस नंबर में, 1/3। होता यह है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे ये पक्का होता है कि सदन में हमेशा अनुभवी और नए दोनों तरह के लोग मौजूद रहें। भले ही लोकसभा ज्यादा ताकतवर लगे, पर राज्यसभा को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। इसके पास कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार किसी ऐसे विषय पर कानून बनाना चाहती है जो असल में राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ऐसा करने के लिए उससे पहले राज्यसभा से हरी झंडी लेनी ही होगी। इसी तरह देश में IAS या IPS जैसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की पहल भी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। चलिए अब बनावट से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन सदनों का रोज का कामकाज आखिर चलता कैसे है। इसके लिए कुछ खास नियम और प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। संसद की कार्यवाही में 2 शब्द हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, एडजर्नमेंट यानी स्थगन और प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एडजर्नमेंट एक छोटा सा ब्रेक है, समझ लीजिए लंच ब्रेक जैसा, या फिर दिन का काम खत्म होने पर। यह फैसला सदन के स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। लेकिन प्रोरोगेशन मतलब पूरे सेशन का खत्म होना, जैसे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, और यह बड़ा फैसला सिर्फ राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा कदम, विघटन या डिसोल्यूशन। ये कोई ब्रेक या छुट्टी नहीं है, ये तो सदन के जीवन का ही अंत है। जब लोकसभा भंग होती है तो इसका मतलब है कि अब नई सरकार के लिए नए चुनाव होंगे। और हां, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ लोकसभा के साथ ही हो सकता है। राज्यसभा तो, जैसा हमने पहले बात की, एक स्थायी सदन है। तो सवाल ये है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो उन सभी बिलों का क्या होता है जिन पर काम चल रहा था? इसका एक सीधा सा नियम है। अगर कोई बिल किसी भी तरह से लोकसभा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो वहां पेंडिंग हो या वहां से पास होकर राज्यसभा गया हो, तो वो खत्म हो जाता है। मतलब नई लोकसभा को उस पर बिल्कुल नए सिरे से काम करना होगा। लेकिन अगर कोई बिल अभी तक लोकसभा की दहलीज तक पहुंचा ही नहीं है, यानी वो सिर्फ राज्यसभा में है या फिर दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मेज पर पहुंच चुका है, तो वो बच जाता है। संसद का एक बहुत बड़ा और जरूरी काम है सरकार पे नजर रखना और उसे जवाबदेह बनाना। और इसके लिए संसद के पास कई तरह के औजार हैं, एक पूरे टूल बॉक्स की तरह। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। इस टूल बॉक्स में 2 सबसे ताकतवर औजार हैं, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को आप एक चेतावनी की तरह समझ सकते हैं। ये सरकार की किसी खास नीति या किसी मंत्री की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। इससे सरकार की किरकिरी तो होती है, लेकिन उसे इस्तीफा नहीं देना पड़ता। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एक अंतिम प्रहार है। इसका सीधा मतलब है कि विपक्ष को लगता है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, और अगर ये पास हो गया तो फिर सरकार को जाना ही पड़ता है। संसद में समय बहुत कीमती होता है, तो जब कोई बहस बहुत लंबी खिंचने लगती है तो उसे खत्म करने के लिए समापन प्रस्ताव का इस्तेमाल होता है। और इनके नाम तो सुनिए कितने मजेदार हैं। कंगारू समापन, इसका मतलब है कि बहस एक जरूरी हिस्से से दूसरे जरूरी हिस्से पर कूदती है, बीच के हिस्सों को छोड़कर। और गिलियोटिन समापन तो और भी सख्त है। जब समय खत्म हो जाता है तो जिन हिस्सों पर बहस नहीं भी हुई है उन्हें भी वोट के लिए रख दिया जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे गिलियोटिन एक झटके में सब काट देता है। अब आते हैं संसद के सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाना। ये पूरी प्रक्रिया एक असेंबली लाइन की तरह है, जहां एक आइडिया कई स्टेज से गुजरकर आखिर में कानून की शक्ल लेता है। एक साधारण बिल का कानून बनने का सफर 3 पड़ावों में पूरा होता है, जिन्हें वाचन या रीडिंग्स कहते हैं। पहला वाचन तो बस एक परिचय की तरह है। बिल को सदन के सामने रखा जाता है। असली काम होता है दूसरे वाचन में। यहां बिल के हर एक क्लॉज की बारीकी से जांच होती है, उस पर बहस होती है और बदलाव भी सुझाए जाते हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। और आखिर में तीसरे वाचन में बिल पर फाइनल बहस होती है और वोटिंग से यह तय होता है कि इसे अगले सदन में भेजा जाए या नहीं। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में सारी की सारी शक्ति लोकसभा के हाथ में आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और लोकतंत्र में जनता के पैसे पर आखिरी अधिकार तो जनता के प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। इसीलिए मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है और राज्यसभा इसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देश का बजट पास करना संसद के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। ये एक बहुत ही लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के हर एक पैसे का हिसाब हो। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद अलग अलग मंत्रालयों की मांगों को समितियां बारीकी से जांचती हैं, फिर लोकसभा में वोटिंग होती है और अंत में 2 खास बिल, अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पास होने पर ही सरकार को देश का पैसा खर्च करने का अधिकार मिलता है। तो चलिए अब अंत में संसद की कुछ सबसे बड़ी शक्तियों पर एक नजर डालते हैं जो इसे भारतीय लोकतंत्र का केंद्र बनाती हैं। संसद में हर फैसला वोटिंग से होता है, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि संसद में हर हाँ का वजन एक बराबर नहीं होता। फैसले की गंभीरता के आधार पर अलग अलग तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ज्यादातर रोजमर्रा के कामों के लिए साधारण बहुमत ही काफी होता है, लेकिन जब संविधान में संशोधन करने जैसा कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेना हो तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, जिसे हासिल करना सबसे मुश्किल होता है। ये पक्का करता है कि देश की नींव को आसानी से ना बदला जा सके। संसद सरकार के बटुए पर बहुत कड़ी नजर रखती है। इसका एक शानदार उदाहरण है व्यपदत्त का नियम या रूल ऑफ लैप्स। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी खास काम के लिए घर से पैसे मिलें और साल के अंत तक वो खर्च नहीं हुए तो वो पैसे वापस ले लिए जाते हैं। संसद भी सरकार के साथ बिल्कुल यही करती है। इससे ये तय होता है कि सरकार को अपने हर खर्च के लिए हर साल संसद से नई मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। तो हमने ये तो देख लिया कि संसद सरकार को कैसे जवाबदेह बनाती है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि संसद को कौन जवाबदेह ठहराता है। इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है, और वो जवाब है हम, भारत के लोग। हम सब संसद की वो जोरदार बहसें तो टीवी पर देखते ही हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली काम, जो गहराई वाला काम है, वो होता कहाँ है? आज हम संसद के उन्हीं अनदेखे इंजिन्स की बात करने वाले हैं, यानी संसदीय समितियां। तो अगला चैप्टर है पार्लियामेंट्री कमिटीज, और देखिए यही वो जगह हैं जहां संसद का असल डिटेल्ड काम होता है, मतलब सदन के शोर शराबे और कैमरों की चकाचौंध से कोसों दूर। तो सबसे पहला सवाल, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए बात सीधी सी है, संसद का काम बहुत ज्यादा है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी। अब आप ही सोचिए, हर एक कानून, हर एक बजट पर गहराई से बहस करना, क्या पूरे सदन के पास इतना वक्त या हर विषय की एक्सपर्टीज हो सकती है? नहीं ना, बस यही वजह है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इन कमिटीज की। इन्हें आप एक तरह से संसद का ब्रेन ट्रस्ट कह सकते हैं। इनका काम क्या है? बड़े उलझे हुए मुद्दों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना और फिर उनकी एकदम तह तक जाके जांच करना। तो आखिर ये संसदीय समिति है क्या चीज? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक मिनी पार्लियामेंट मान लीजिए। मतलब ये सांसदों का ही एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसे कोई खास टॉपिक या मामला दे दिया जाता है जांच पड़ताल के लिए, और इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, डिटेल्ड और एक्सपर्ट स्क्रूटनी। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक दो तरह की होती हैं, अरे इनका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। फाइनेंशियल मैटर से लेकर अलग अलग मंत्रालयों के काम पर नजर रखने तक, यहां तक कि संसद के रोजमर्रा के कामकाज को मैनेज करने के लिए भी समितियां हैं। मतलब आप सोचिए, लगभग हर काम के लिए एक डेडिकेटेड कमिटी मौजूद है।
चलिए अब जरा अंदर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुछ सबसे पावरफुल कमिटीज की, फाइनेंशियल कमिटीज। इन्हें आप सरकार का फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कह सकते हैं। इनका काम सरकार जो एक एक रुपया खर्च करती है ना, उस पर पैनी नजर रखना। अब ये 3 समितियां जो है ना, ये मिलकर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। पहली है लोक लेखा समिति, जिसे हम पैक कहते हैं। इसका काम है कैग की रिपोर्ट को खंगालना, मतलब सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करना। फिर आती है प्राक्कलन समिति, जो बजट के अनुमानों को देखकर बताती है कि भाई कहां-कहां पैसा बचाया जा सकता है। और तीसरी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, जो सरकारी कंपनियों के हिसाब किताब पर नजर रखती है। हाँ, एक बात है, इनकी सिफारिशें बस सलाह होती हैं, बाइंडिंग नहीं, लेकिन ये सरकार पर एक जबरदस्त नैतिक दबाव तो बनाई देती हैं। अच्छा, तो पैसों के हिसाब किताब से आगे बढ़ें तो एक और बहुत जरूरी काम आता है अलग अलग मंत्रालयों की निगरानी। और ये जिम्मेवारी निभाती हैं विभागीय स्थायी समितियां, या जिन्हें हम शॉर्ट में DRSCs कहते हैं। आप इन्हें हर मंत्रालय के लिए एक एक्सपर्ट वॉचडॉग की तरह समझ सकते हैं। 24, जी हाँ, कुल 24 DRSCs हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए, ये इनके काम के स्केल को दिखाता है। हर एक समिति सरकार के एक या एक से ज्यादा मंत्रालयों के काम की गहराई से पड़ताल करती है। कितना बड़ा काम है ये। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन 24 समितियों का कंट्रोल लोकसभा और राज्यसभा में बटा हुआ है। 16 समितियां आती हैं लोकसभा के अंडर, जैसे डिफेंस और एग्रीकल्चर वाली, और बाकी 8 समितियां राज्यसभा के अंडर काम करती हैं, जैसे होम अफेयर्स और कॉमर्स। तो सवाल यह है कि ये DRSCs करती क्या हैं? इनका सबसे जरूरी काम है बजट की स्क्रूटनी। होता क्या है कि जब संसद में बजट पर जनरल डिबेट खत्म हो जाती है तो हाउस कुछ हफ्तों के लिए अडजॉर्न हो जाता है, और बस इसी ब्रेक में ये 24 समितियां एक्शन में आती हैं। ये अपने अपने मंत्रालयों के खर्च के प्रपोजल का लिटरली एक एक पाई का हिसाब जांचती हैं और फिर अपनी डिटेल रिपोर्ट बनाकर वापस हाउस को देती हैं। इसी से बजट की असली बारीक जांच पक्की होती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये समितियां काम कैसे करती हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सो व्हाट? इसका असली मतलब क्या है? ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इनका महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। यही समितियां हैं जो ये पक्का करती हैं कि कोई भी कानून बिना ठीक से जांचे पर के पास ना हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जहां पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर गंभीर और गहरी चर्चा हो सके। यही सरकार को पैसों के मामले में अकाउंटेबल बनाती हैं, विपक्ष को भी शासन में एक मीनिंगफुल रोल निभाने का मौका देती हैं, और तो और एक्सपर्ट्स और पब्लिक की राय भी इन्हीं के जरिए सिस्टम में आती है। सच कहूं तो ये हमारे लोकतंत्र के वो अनदेखे इंजन हैं जिनके बिना गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर इन समितियों की सिफारिशें सिर्फ सलाह हैं जिन्हें मानना जरूरी नहीं, तो क्या ये महज कागजी शेर हैं, या फिर सदन की चकाचौंध से दूर इन बंद दरवाजों के पीछे जो ये इतनी गहरी जांच पड़ताल होती है, क्या असली लेजिस्लेटिव पावर वहीं छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, हमारे लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ जो संविधान की रक्षा करता है और हर नागरिक के अधिकारों का गारंटर है। आज हम उसी स्तंभ की बात करने वाले हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये सिर्फ एक अदालत नहीं है, बल्कि देश का फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी है। तो अगला चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट। आइए इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम इसकी बनावट, इसकी ताकत और उस भूमिका को समझेंगे जो देश के हर नागरिक की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे भारत का जुडिशियल पिरामिड कैसा है, फिर जजों की नियुक्ति और कार्यकाल को समझेंगे, इसके बाद कोर्ट की जबरदस्त शक्तियों पर नजर डालेंगे, फिर जानेंगे कि ये संविधान का रक्षक कैसे है, और आखिर में इसकी फाइनल अथॉरिटी पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की न्यायपालिका के स्ट्रक्चर से। इसे एक बहुत बड़े पिरामिड की तरह सोचिए, जिसके बिल्कुल टॉप पर, शिखर पर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। देखिए, भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि यहां अदालतों का एक ही ढांचा है। यही सिस्टम केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब एक ही पिरामिड का हिस्सा हैं, और सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए अमेरिका से तुलना करते हैं। वहां क्या है? फेडरल कानूनों के लिए अलग अदालतें हैं और स्टेट के कानूनों के लिए अलग, मतलब एक डुअल सिस्टम है। लेकिन अपने यहां भारत में एक ही जुडिशियल ढांचा दोनों तरह के कानूनों को देखता है, और यही खासियत हमारी न्यायपालिका को काफी यूनिक बनाती है।
ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूशन के इंसानी पहलू पर आते हैं, यानी कि जज, जो इस पावरफुल अदालत को चलाते हैं। कौन है ये लोग, कितने होते हैं, और सबसे जरूरी सवाल, इनकी नियुक्ति होती कैसे है? ये काफी दिलचस्प बात है कि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जज थे, सिर्फ 8। लेकिन जैसे जैसे देश का काम बढ़ा, केसों का बोझ बढ़ा, संसद ने समय समय पर जजों की संख्या बढ़ाई। 1956 में ये 10 थी और 2019 तक आते आते 33 हो गई। और आज सुप्रीम कोर्ट की कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34। इसमें 1 होते हैं भारत के चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जज। तो एक जज का कार्यकाल कैसा होता है? देखिए, राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करते हैं और वे 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। अगर वे चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाना आसान बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ संसद कर सकती है, और वो भी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर। यह प्रोसेस इतना मुश्किल इसलिए है ताकि जजों की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जजों की नियुक्ति का प्रोसेस हमेशा इतना सीधा साधा नहीं रहा है। असल में यह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है, जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। इस पूरी बहस के सेंटर में 2 मॉडल हैं। एक है कोलेजियम सिस्टम, जिसमें आसान शब्दों में कहें तो जज ही जजों को चुनते हैं, और दूसरा था प्रपोज्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC, जिसमें सरकार और बाहरी एक्सपर्ट्स को भी शामिल करने की बात थी। तो इस टकराव का नतीजा क्या निकला? 2015 में फेमस 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि यह जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है, और इस तरह कोलिजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया गया। जजों की बात हो गई, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की। ये शक्तियां सच में बहुत व्यापक हैं और देश के शासन में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती हैं। मोटे तौर पर अदालत की शक्तियों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम अदालत का टूल किट कह सकते हैं। इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कुछ मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद। वहीं आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे कानून या तथ्य के किसी भी जरूरी सवाल पर अदालत की राय मांग सकते हैं। और फिर आता है आर्टिकल 136, जो अदालत को एक असाधारण शक्ति देता है, स्पेशल लीव पिटिशन। इसे अदालत की वाइल्ड कार्ड पावर कहा जा सकता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी विवेकाधीन शक्ति है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की सबसे जरूरी भूमिका पर आते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में। ये वो भूमिका है जो इसे लोकतंत्र का प्रहरी बनाती है। एक सवाल अक्सर मन में आता है, क्या संसद द्वारा पास किए गए किसी कानून को कोई चुनौती दे सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इस शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और अगर अदालत को लगता है कि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वो उसे अवैध और अमान्य घोषित कर सकती है। इसके अलावा भी अदालत के पास कुछ और जरूरी शक्तियां हैं। ये यूपीसी के सदस्यों के आचरण की जांच कर सकती है। ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी काम करती है, जिसका मतलब है कि इसके फैसले रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, और इसे अपनी अवमानना के लिए सजा देने की भी शक्ति है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति को भारतीय लोकतंत्र में फाइनल अथॉरिटी के रूप में स्थापित करता है। तो सार ये है, संविधान और कानून के आखिरी इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून होते हैं। ये सभी अदालतों, सभी नागरिकों और सरकार के हर अंग पर बाइंडिंग है। इसकी कही बात अंतिम होती है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त शक्तियों और स्वतंत्रता को देखा, लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। एक लोकतंत्र में हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है। अगला चैप्टर है जुडिशियल रिव्यू। अब ये है क्या, समझिए। ये संविधान का एक ऐसा शक्तिशाली पहरेदार है जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो ये न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये जुडिशरी की, मतलब हमारी न्यायपालिका की वो पावर है जिससे वो सरकार के बनाए कानूनों को चेक करती है।
पर सवाल ये है कि चेक क्या करती है? वो बस ये देखती है कि कोई भी कानून संविधान के दायरे में है या उससे बाहर तो नहीं जा रहा। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ कानूनों पर एक नज़र डालने जैसा नहीं है। ये समझिए संविधान का एक क्वालिटी चेक है। ये हमारी कोर्ट्स को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनके हर कानून, हर ऑर्डर को परखने का अधिकार देता है। और इसका जो नतीजा है ना, वो बहुत बड़ा हो सकता है। सोचिए, अगर कोई कानून इस टेस्ट में फेल हो गया, मतलब अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो कोर्ट उसे सीधा इनवैलिड यानी अवैध घोषित कर सकती है। और इसका मतलब साफ है, वो कानून फिर लागू हो ही नहीं सकता, खत्म। अब एक दिलचस्प बात, ये इतना पावरफुल आइडिया आया कहाँ से? तो इसकी जड़ें हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये सब शुरू हुआ था 1803 में एक बहुत ही हिस्टोरिक केस से, मार्बरी वी मैडिसन। इसी केस में उस वक्त के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने इस सिद्धांत को, इस आइडिया को पहली बार दुनिया के सामने रखा। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, अगर आप भारत का पूरा संविधान पढ़ लें तो आपको जुडिशियल रिव्यू शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर हमारे पास है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही नाम नहीं लिखा, लेकिन ये शक्ति संविधान की आत्मा में ही बसी हुई है और ये हमें कई अलग अलग आर्टिकल्स के जरिए मिलती है। तो फिर ये शक्ति आती कहाँ से है? देखिए, आर्टिकल 13 ये एक गार्ड की तरह खड़ा है। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ गया तो वो कानून शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2026 हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ताकत देते हैं। यही वो मजबूत नींव है जिस पर भारत में जुडिशरी रिव्यू की पूरी इमारत खड़ी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, द 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची। ये संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के साथ सीधे सीधे टकराव में आ गया। सवाल ये था कि क्या ये एक ऐसी संवैधानिक ढाल थी जिसे कोई भेद नहीं सकता? तो हुआ ये कि 9th शेड्यूल को संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 31B के साथ जोड़ा गया। और इसका शुरुआती मकसद सच कहें तो बहुत अच्छा था। इसका काम था लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार जैसे जरूरी कानूनों को कानूनी पचड़ों से बचाना, ताकि सोशल जस्टिस हो सके। जब ये सुरक्षा कवच 1951 में बना तो इसकी शुरुआत बहुत छोटी थी। इसके अंदर सिर्फ 13 कानून रखे गए थे। इनका मेन मकसद था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। उस वक्त ये एक जरूरी कदम भी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई और आज की तारीख में वो 13 कानूनों की लिस्ट अब 282 तक पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, एक छोटा सा दरवाजा था जिसे एक बहुत बड़े गेट में बदल दिया गया। ये दिखाता है कि वक्त के साथ इसका इस्तेमाल कितना और कैसे बढ़ता चला गया, और इसके साथ ही बड़ी चिंताएं। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या पार्लियामेंट किसी भी कानून को बस 9th शेड्यूल में डालकर उसे जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह इम्यून कर सकती है? क्या ये एक ऐसा ब्लैक होल बन सकता है जहां संविधान के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी काम करना बंद कर दें? इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पजल का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जवाब था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। इस जवाब की पूरी कहानी 2 बड़े हिस्सों में सामने आई। पहला चैप्टर लिखा गया 1973 में केशवानंदा भारती केस के साथ। इस केस में कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे को नहीं छू सकती। फिर सालों बाद 2007 में IR केहोलो केस में इस कहानी का दूसरा और सबसे डिसाइसिव चैप्टर सामने आया, जब इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सीधे 9th शेड्यूल की चुनौती पर लागू किया गया। तो IR कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल साफ था, क्या 9th शेड्यूल एक ऐसा किला है, एक ऐसा फोर्ट है जिसे कोई भेद नहीं सकता? क्या इसके अंदर संविधान के सबसे जरूरी सिद्धांत जैसे इक्वालिटी और लिबर्टी भी दाखिल नहीं हो सकते? और फिर आया कोर्ट का वो लैंडमार्क रूलिंग जिसने इस पूरी बहस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। कोर्ट ने 3 बड़ी और साफ बातें कहीं। नंबर 1, जुडिशियल रिव्यू संविधान का कोई मामूली हिस्सा नहीं है, ये इसका बेसिक फीचर है, इसे हटाया नहीं जा सकता, खत्म। नंबर 2, कोर्ट ने कट ऑफ डेट तय कर दी, 24 अप्रैल 1973। इस तारीख के बाद जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाला गया है वो अब रिव्यू के लिए खुला है। और नंबर 3, इन कानूनों का टेस्ट कैसे होगा?
इन्हें इस कसौटी पर परखा जाएगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल्स 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं। तो इस पूरे फैसले का आज के दिन में क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है, पावर का एक नया बैलेंस बना है। तो अब स्टेटस क्या है? इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। जो कानून 24 अप्रैल 1973 से पहले डाले गए वो एक तरह से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन उस तारीख के बाद डाले गए कानूनों के लिए 9th शेड्यूल अब कोई इम्यूनिटी पास नहीं है। वो चैलेंज के लिए पूरी तरह से खुले हैं, अदालत की नज़र उन पर पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर टेक अवे ये है कि 9th शेड्यूल अब वो ब्लैंकेट शील्ड नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। संविधान का जो गार्डियन है यानी हमारी जुडिशरी, वो अब उस पर्दे के पीछे देख सकती है, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी कानून संविधान की आत्मा को ही खत्म ना कर दे। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पार्लियामेंट की कानून बनाने की शक्ति और जुडिशरी की उन्हें रिव्यू करने की शक्ति, इन दोनों के बीच सही बैलेंस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के सफ़र को हमेशा डिफाइन करता रहेगा। आज हम बात करने वाले न्यायपालिका की एक ऐसी ताकत के बारे में जिस पर हमेशा ही बहस होती रहती है, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या जजों को सिर्फ कानून की किताब तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर समाज को बचाने के लिए उन्हें अपनी तरफ से भी कुछ कदम उठाने चाहिए? चलिए इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। अगला चैप्टर है जुडिशियल एक्टिविज्म। अच्छा, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है कि आखिर इसकी हद क्या है और इसकी ज़रूरत भी क्या है? आज इसी पूरी बहस की परतें एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले तो आखिर ये है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब हमारी न्यायपालिका चुपचाप बैठकर सब कुछ देखती नहीं रहती, बल्कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और समाज में इंसाफ को बढ़ावा देने के लिए खुद आगे बढ़कर एक्शन लेती है। इसे आप न्यायिक गतिशीलता भी कह सकते हैं, मतलब एक एक्टिव और असर्टिव जुडिशरी। और दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कॉन्सेप्ट भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में पैदा हुआ था। 1947 में एक इतिहासकार थे आर्थर श्लेशिंगर जूनियर, उन्होंने ही ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था। फिर धीरे धीरे ये विचार पूरी दुनिया में फैला और भारत में पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशंस यानी PILs के जरिए इसने अपनी एक बहुत ही मजबूत जगह बना ली। अब देखिए, एक्टिविज्म को समझने के लिए इसके ठीक उल्टे विचार को समझना बहुत ज़रूरी है और उसे कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट यानी न्यायिक संयम। एक्टिविज्म कहता है कि अदालतें समाज में बदलाव का एक जरिया बन सकती हैं। वहीं रिस्ट्रेंट का मानना है कि नहीं, जजों का काम कानून बनाना नहीं है, सिर्फ उसे समझना और समझाना है। कानून बनाने का काम तो संसद का है और अदालतों को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बस यही है इन दोनों के बीच की असली खींचतान। तो सवाल ये उठता है कि अदालतें अपने लक्ष्मण रेखा लांघकर आगे आती ही क्यों हैं? क्या ये सच में ज़रूरी है या ये सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन है? चलिए पहले समझते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जरा सोचिए, जब सरकारें अपना काम ठीक से ना करें, जब हमारे चुने हुए नेता लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज करने लगे, तो एक आम नागरिक उम्मीद लेकर कहाँ जाएगा? जाहिर है वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। और यही जुडिशियल एक्टिविज्म की सबसे बड़ी वजह है। कई बार जज खुद समाज में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं और कभी-कभी तो किसी बड़ी समस्या पर कोई कानून ही मौजूद नहीं होता। ऐसे में अदालत को ही आगे आना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे संविधान का आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार। कागज पर तो ये बस एक छोटी सी लाइन थी, पर हमारी अदालतों ने इसकी ऐसी जबरदस्त व्याख्या की कि इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अदालतों ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि सम्मान के साथ जीना होता है। और इसी एक व्याख्या से हमें साफ हवा का अधिकार, प्रिवेसी का अधिकार, यहाँ तक कि फ्री कानूनी मदद का अधिकार भी मिला। ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म की ही तो देन है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? अगर ये इतना ही अच्छा है तो इस पर इतनी बहस क्यों होती है? क्योंकि इस ताकत के साथ कुछ बहुत बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर ही उठ खड़ा होता है। सोचिए, हम और आप वोट देकर नेताओं को चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए कानून बनाएं। पर अगर बिना चुने हुए जज ही कानून बनाने लगे तो फिर हमारे वोट की क्या कीमत रह जाएगी?
आलोचक कहते हैं कि ये शक्तियों के बंटवारे के उसूल को कमजोर करता है, जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। और इसी से जुड़ा एक और गहरा डर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जज अपनी निजी सोच और विचारधारा को कानून का चोला पहनाकर पूरे देश पर थोप रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर सवाल है कि क्या मुट्ठी भर जजों को वो फैसले लेने चाहिए जो करोड़ों लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लेने चाहिए। अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल भी है, क्या जजों के पास पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या फिर विज्ञान जैसे पेचीदा मामलों पर फैसला लेने की टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है? एक गलत फैसला पूरे देश पर बहुत भारी पड़ सकता है, और इन मामलों में अक्सर ऐसी एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो शायद अदालतों के पास न हो। और ये भी सोचिए कि अगर अदालतें बड़े बड़े आदेश देती रहें और सरकारें उन्हें लागू ही ना करें, तब क्या होगा? इससे तो न्यायपालिका की अपनी ही साख्ताओं पर लग जाएगी। लोगों का अदालतों पर से भरोसा उठ सकता है, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। एक तरह से ये रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ है लोगों के अधिकार, तो दूसरी तरफ है लोकतंत्र का ढांचा। तो फिर सही रास्ता क्या है? इस संतुलन को साधा कैसे जाए? इस मुश्किल सवाल पर खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक बहुत ही अहम बात कही थी। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि जजों को सम्राटों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान ने सरकार के तीनों अंगों के काम को साफ साफ बांटा है और हर अंग को दूसरे के दायरे का सम्मान करना ही होगा, उसमें घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में इस पूरी बहस का हम सबके लिए मतलब क्या है? ये इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये बहस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक जिंदा और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र के सम्मान के बीच एक बहुत महीन सी रेखा है, जिस पर लगातार संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक अदालत जो अधिकारों की रक्षा कर रही है और एक अदालत जो लोकतंत्र के काम में दखल दे रही है, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। जनहित याचिका, ये नाम तो कई बार सुना होगा। इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, या शॉर्ट में PIL। ये एक ऐसा लीगल टूल है जिसने भारत के लोकतंत्र और हमारी न्याय व्यवस्था को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। पर आखिर ये है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहां से? चलिए आज इसी को समझते हैं। अगला चैप्टर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये PIL है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कोई लीगल टर्म नहीं है, बल्कि ये न्याय पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। चलिए भारतीय कानूनी व्यवस्था में इसकी भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल PIL को भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी न्यायपालिका सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठती, नहीं, वो एक्टिव होकर सरकार को निर्देश देती है ताकि आम जनता के हितों की रक्षा हो सके। कह सकते हैं कि ये आम नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी आवाज है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना पावरफुल आइडिया आखिर आया कहां से? क्या इसकी शुरुआत भारत में ही हुई या कहीं और? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। इसकी जड़ें भारत में नहीं है, बल्कि हमारी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के अमेरिका से। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये 1960 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ और फिर 70s के बाद भारतीय न्याय व्यवस्था ने इसे अपनाया। और सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि हमारी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे एक नया रूप दिया। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां इसका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, उन ग्रुप्स को लीगल हेल्प देना जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता था। दूसरा, गरीबों और अल्पसंख्यकों को एक आवाज देना। तीसरा, पर्यावरण और उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए लड़ना। असल में PIL को उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था जहां आम लीगल सिस्टम पहुंच नहीं पा रहा था। तो चलिए अब वापस भारत आते हैं। यहां पर PIL को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा बड़े मकसद के साथ अपनाया गया। हमने एक ग्लोबल आइडिया लिया और उसे अपने देश के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। जहां अमेरिका का फोकस कुछ खास ग्रुप्स पर था, वहीं भारत ने इसका दायरा बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया।
यहाँ मकसद किसी एक ग्रुप का नहीं बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना और बड़े पैमाने पर जनता के हित में काम करना है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो भारत में PIL के दो मेन मकसद हैं। पहला, नागरिकों के अधिकारों को बचाना, और दूसरा, किसी भी ऐसे काम को पूरा करवाना जिससे पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनता का भला हो। सिंपल। देखिए, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों से PIL को सिर्फ मजबूत ही नहीं किया, बल्कि इसकी सीमाओं और इसकी शक्तियों को भी साफ तौर पर डिफाइन किया। इसमें बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ और उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल जैसे केस मील का पत्थर साबित हुए। इन फैसलों ने क्लियर गाइडलाइंस बनाने में मदद की और ये भी सुनिश्चित किया कि PIL का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, ताकि ये असल में जनता के मुद्दों का ही एक जरिया बना रहे। तो चलिए अब अ लिटिल स्टेप बैक और बड़ी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये जनहित याचिका हम सब के लिए इतनी जरूरी क्यों है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो PIL एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। ये ब्रिज आम जनता की चिंताओं को सीधे न्यायपालिका की ताकत से जोड़ता है और इसकी वजह से उन मुद्दों पर भी कार्रवाई हो पाती है जो शायद कभी अदालत का दरवाजा देख ही नहीं पाते। और अब आखिर में एक सवाल, ये सोचने वाली बात है कि PIL जैसा एक टूल एक आम नागरिक की ताकत को, उसकी आवाज को कैसे पूरी तरह से रीडिफाइन कर देता है। चलिए दोस्तों, तो यहां से अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में एंटर करेंगे। हमारा अगला चैप्टर है गवर्नर, एक ऐसा पद जो असल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट है। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आज की हमारी चर्चा गवर्नर के पद पर ही केंद्रित रहेगी। और ये पद इतना दिलचस्प क्यों है, चलिए देखते हैं। देखिए, गवर्नर के पद को समझने के लिए सबसे पहले उनकी दोहरी भूमिका की जो दुविधा है उसे समझना बहुत जरूरी है। वो एक ही टाइम पर राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी हैं और केंद्र सरकार के एजेंट भी। तो आखिर ये दोहरी भूमिका है क्या? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 कहता है कि गवर्नर राज्य के सिर्फ नाम के, मतलब डीजोरे एग्जीक्यूटिव हैं। असली पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जिसे चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। लेकिन साथ ही वो सेंटर के प्रतिनिधि भी हैं। और यही वो पॉइंट है, यही वो दोहरापन है जो इस पद से जुड़ी शक्तियों और विवादों की असली जड़ है। तो चलिए सबसे पहले उनकी भूमिका का पहला पहलू देखते हैं, यानी जब वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करते हैं तो उनकी शक्तियां क्या-क्या होती हैं। तो अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो गवर्नर कई बड़ी-बड़ी नियुक्तियां करते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर और उनकी सलाह पर बाकी सारे मिनिस्टर्स, फिर एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और हाँ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी SPSC के चेयरमैन और सदस्य। लेकिन यहां एक बड़ा दिलचस्प पेच है। SPSC के सदस्यों को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, पर उन्हें हटा सिर्फ प्रेसिडेंट सकते हैं। और सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं, कानून बनाने की प्रक्रिया में भी गवर्नर का एक अहम रोल होता है। वो चाहें तो राज्य विधानमंडल को किसी भी रुके हुए बिल पर अपना संदेश भेज सकते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अच्छा, गवर्नर की शक्तियों को और बेहतर ढंग से समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उनकी प्रेसिडेंट से तुलना करना। इससे उनके अधिकार और उनकी सीमाएं दोनों एकदम साफ हो जाएंगी। अब ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब कोई ऑर्डिनरी बिल पास होकर गवर्नर के पास आता है तो उनके पास मोटे तौर पर 4 ऑप्शंस होते हैं। हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं, या फिर दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन वो प्रेसिडेंट के लिए यूनिक है। वो बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं, और एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया तो उस बिल पर उनका रोल वहीं खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं क्षमादान की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर की। यहां भी बड़े साफ अंतर हैं। पहला, गवर्नर सिर्फ राज्य के कानूनों के खिलाफ हुए अपराधों में क्षमा दे सकते हैं। दूसरा, वो मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। हाँ, उसे सस्पेंड या कम जरूर कर सकते हैं। मौत की सजा को पूरी तरह माफ करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और तीसरा, सैन्य अदालतों यानी कोर्ट मार्शल के मामलों में तो गवर्नर के पास कुछ शक्ति होती ही नहीं है। चलिए अब आते हैं इस पद के सबसे पावरफुल और हाँ, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पहलू पर। ये हैं गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है, जब वो अपने विवेक से, अपनी समझ से फैसला ले सकते हैं।
और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है। संविधान एकदम साफ साफ कहता है कि अगर कभी यह सवाल उठे कि कोई मामला गवर्नर के विवेक के दायरे में आता है या नहीं, तो गवर्नर का फैसला ही फाइनल माना जाएगा और उस फैसले की वैलिडिटी को किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन सी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशनरी पावर्स? एक तो वही जो हमने अभी देखा, किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। दूसरा, राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए आर्टिकल 356 के तहत सिफारिश भेजना। या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कितना पैसा दिया जाना है ये तय करना। अच्छा, ये तो हो गई जनरल डिस्क्रेशनरी पावर्स, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ गवर्नर्स के पास कुछ खास राज्यों के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 371 से 371 जे के तहत। इन मामलों में गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह की जरूरत नहीं होती, वो अपने इंडिविजुअल जजमेंट से काम करते हैं। इसका मकसद होता है किसी खास इलाके का विकास सुनिश्चित करना या फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र और गुजरात में विदर्भ और सौराष्ट्र जैसे इलाकों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाना, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिम्मा, या फिर कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए बोर्ड बनाना। ये सारे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जमीनी हकीकत के हिसाब से कैसे काम करता है। तो इन सारी शक्तियों, इन सारी जिम्मेदारियों को देखने के बाद हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, संतुलन का सवाल। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या गवर्नर का पद एक जरूरी संवैधानिक चेक एंड बैलेंस है जो व्यवस्था को बनाए रखता है, या फिर ये हमारे फेडरलिज्म यानी संघवाद के लिए खतरा है जो कहीं ना कहीं केंद्र को राज्यों पर ज्यादा अधिकार देता है? और इस सवाल का जवाब शायद हमारी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली बहसों में से एक है, जो आज भी जारी है। राज्य के राजनीति का असली किंग कौन है? वो कौन है जिसके एक इशारे पर समझिए पूरा प्रशासन चलता है? आज हम उसी पद की बात करेंगे, मुख्यमंत्री। आइए समझते हैं कि ये पद राज्य की सत्ता का असली केंद्र कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी सोर्स बुक कहती है, अगला चैप्टर है चीफ मिनिस्टर, तो सीधे इसी अध्याय में उतरते हैं। देखिए, हर राज्य में ना सत्ता के दो चेहरे होते हैं। एक है गवर्नर, जो कागजों पर तो प्रमुख है, मतलब डी ज्यूरे हेड, लेकिन इनकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक ही होती है। और फिर आते हैं मुख्यमंत्री, जो असल में सत्ता की बागडोर संभालते हैं, यानी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। रियल पावर जिसे कहते हैं, वो इन्हीं के हाथ में है। आज की हमारी चर्चा को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि मुख्यमंत्री असली एग्जीक्यूटिव कैसे हैं, फिर उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल और शपथ, उनकी शक्तियां क्या हैं, गवर्नर से उनका क्या कनेक्शन है, और आखिर में राज्य के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर उनकी भूमिका। तो सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री की असली ताकत क्या है, इसे समझना पता है बहुत आसान है। बस ये सोचिए कि जो काम देश के लिए प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक वही काम एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री करते हैं। असली कमान उन्हीं के हाथ में होती है। तो सवाल ये है कि कोई इस शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? चलिए अब मुख्यमंत्री बनने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करेंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये हमारी संसदीय परंपराओं पर आधारित एक पूरी प्रक्रिया है। ज्यादातर मामलों में ये प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। पहला, चुनाव में किसी एक पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत मिल जाता है। दूसरा, वो पार्टी या गठबंधन अपना नेता चुनता है। और फिर तीसरा, गवर्नर उस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। सिंपल। लेकिन राजनीति हमेशा इतनी सीधी सादी तो होती नहीं। जरा सोचिए, अगर चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, तब क्या होगा? जब नतीजों से एक हंग असेंबली बन जाए। यहीं पर गवर्नर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके या तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को या फिर चुनाव के बाद बने किसी गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं, पर एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। नए मुख्यमंत्री को 1 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना ही होगा। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प नियम है।
कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो उस वक्त विधायक या एमएलसी न हो। बस शर्त यह है कि उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, वरना कुर्सी चली जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं इस पद से जुड़ी औपचारिकताओं की। मतलब शपथ, कार्यकाल और बाकी नियम कानून क्या है? मुख्यमंत्री को शपथ तो गवर्नर दिलाते हैं, और मजे की बात यह है कि उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। टेक्निकली वो गवर्नर की इच्छा तक पद पर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जब चाहे उन्हें हटा दे। जब तक सदन में बहुमत है, मुख्यमंत्री की कुर्सी एकदम सुरक्षित है। और रही बात सैलरी की, तो वो राज्य की विधानसभा तय करती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मुख्यमंत्री की शक्तियां। सबसे पहले समझते हैं कि वो अपनी टीम यानी मंत्री परिषद को कैसे कंट्रोल करते हैं। असल में मुख्यमंत्री ही सरकार का सेंटर ऑफ पावर होते हैं। मंत्री कौन बनेगा, ये वही तय करते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी उनका ही फैसला होता है। वो चाहें तो किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, और कैबिनेट की हर एक मीटिंग की अध्यक्षता भी वही करते हैं। और ये एक लाइन उनकी असली ताकत को दिखाती है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा या निधन पूरी मंत्री परिषद को अपने आप भंग कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो कैप्टन नहीं तो टीम भी नहीं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच के रिश्ते की। संविधान ने इन दोनों के बीच एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि नाजुक रिश्ता बनाया है। आर्टिकल 167 इस रिश्ते की नींव है। ये मुख्यमंत्री को गवर्नर और उनकी कैबिनेट के बीच का एक पुल बनाता है। सरकार क्या कर रही है, क्या फैसले ले रही है, ये सारी जानकारी गवर्नर को देना मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, राज्य के बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, उनमें भी मुख्यमंत्री की ही चलती है। चाहे वो एडवोकेट जनरल हों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हों या फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर उन्हीं की सलाह पर काम करते हैं। आखिर में हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी सरकार ही नहीं, बल्कि विधानसभा से लेकर राष्ट्रीय मंचों तक पूरे राज्य का चेहरा कैसे होते हैं। विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री का ही दबदबा होता है। सदन कब बैठेगा, कब सत्र खत्म होगा, ये सब उनकी सलाह पर तय होता है। वो चाहे तो समय से पहले चुनाव के लिए विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, और सरकार की हर बड़ी नीति का ऐलान भी सदन के पटल पर वही करते हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य की सीमाओं से भी कहीं आगे तक जाती है। वो अपने राज्य के प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनते हैं, और सबसे अहम, वो इंटर स्टेट काउंसिल और नीति आयोग का हिस्सा होते हैं, जहां देश की बड़ी नीतियां बनती हैं। तो जाते जाते एक सवाल। एक तरफ तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल गवर्नर की इच्छा पर है, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि गवर्नर बहुमत वाले मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकते। क्या ये भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प और नाजुक शक्ति संतुलन नहीं है? सोचिएगा जरूर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब राज्यों की असली कार्यकारी शक्ति। आज हम भारत की राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था के इसी सबसे अहम हिस्से को समझने वाले हैं। तो अगला चैप्टर है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि राज्यों में जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो असल में होती किसके पास है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल, किसी भी राज्य सरकार में असली ताकत होती कहाँ है? क्या ये पावर किसी एक इंसान के हाथ में है या फिर ये किसी टीम के पास है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, और इसका जवाब ये है कि ये ताकत अकेले गवर्नर के पास नहीं होती, बल्कि ये एक पूरी टीम के पास होती है। और इस टीम का नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे लीड करते हैं चीफ मिनिस्टर। असल में यही वो टीम है जो पूरे राज्य का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि टीम है, पर इस टीम को अपनी पावर मिलती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? इसके लिए हमें अपने संविधान की बुनियाद को देखना होगा। देखिए, भारत में स्टेट्स के अंदर भी ना केंद्र की तरह ही एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब इस सिस्टम का सीधा सा मतलब यह है कि जो असली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं, जो कि सिर्फ एक नॉमिनल हेड होते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है कि हमारा संविधान इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करता है। देखिए, आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगी,
यानी सहायता और सलाह देगी। फिर आता है आर्टिकल 164, जो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्न करता है। वहीं आर्टिकल 166 ये कहता है कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम पर ही लिए जाएंगे। और आखिर में आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी तय करता है कि वो सारे डिसीजंस गवर्नर को कम्युनिकेट करें। तो आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क है। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये टीम, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आखिर बनती कैसे है? क्या इसका कोई प्रोसेस है? जी हाँ, और इसका एक बहुत ही क्लियर कट और वेल डिफाइंड तरीका है। प्रोसेस आप देखेंगे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। अब ये कौन होते हैं? यूजुअली जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी पार्टी के नेता होते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और आखिर में गवर्नर ही उन्हें पद और गोपनीयता की, यानी ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी दिलाते हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, एक कैच है। कोई भी मिनिस्टर अगर वो अपॉइंट होने के बाद लगातार 6 महीनों के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बनता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। और ये नियम जानते हैं क्यों जरूरी है? ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल रहे। और जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो ही रही है, तो ये मिनिस्टर्स आखिर जवाबदेह होते किसके प्रति हैं? ये हमारे लोकतंत्र का एक कोर प्रिंसिपल है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 मेन पिलर्स हैं। पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। इसका सीधा मतलब है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। और दूसरा पिलर है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर्स जो हैं वो गवर्नर के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करते हैं, लेकिन गवर्नर किसी मिनिस्टर को हटा तभी सकते हैं जब चीफ मिनिस्टर उन्हें ऐसा करने की सलाह दें। और ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है ना, इसे एक कहावत बहुत अच्छे से समझाती है, दे स्विम और सिंक टुगेदर। मतलब या तो सब साथ में तैरेंगे या सब साथ में डूबेंगे। इसका सार ये है कि कैबिनेट का कोई भी फैसला या किसी एक मंत्री का भी फैसला पूरी सरकार का फैसला माना जाता है। सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए अब काउंसिल के थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं। असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बॉडी होती है जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर और उनके सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और यही कैबिनेट राज्य में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। और एक बार कैबिनेट ने कोई पॉलिसी डिसीजन ले लिया तो वो सभी मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होता है, चाहे वो कैबिनेट का हिस्सा हो या ना हो। हमारे संविधान में एक स्पेशल प्रोविजन भी है। कुछ राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहां पर ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्टर का होना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। ये इंक्लूसिव गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो इन सब के बाद एक सवाल फिर से मन में आता है, क्या गवर्नर के पास ही फाइनल से होता है? चलिए पावर और डिस्क्रेशन के इस पजल को सुलझाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम सिर्फ एड एंड एडवाइस करना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि गवर्नर का रोल बस सेरेमोनियल है, एक फिगर हेड की तरह? ये एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1974 के एक लैंडमार्क केस से, शमशेर सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होगा, सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, संविधान में जहां भी लिखा है सैटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, उसका असली मतलब है सैटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक गेम चेंजर था। तो इस पूरी चर्चा से स्टेट पावर के बारे में क्रूशियल टेकअवे क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि असली एग्जीक्यूटिव पावर किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है। ये पावर निहित है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्हें मिले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में। और यही भारतीय राज्यों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का असली सार है। अगला चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि हमारे राज्यों में कानून आखिर बनते कैसे हैं। ये सारा काम होता है राज्य विधानमंडल में, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। कभी सोचा है कि ये जो कानून हमारे राज्यों में लागू होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये कोई अचानक से बनी हुई चीज नहीं है।
इसकी पूरी बुनियाद हमारे संविधान में ही रखी गई है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राज्य विधानमंडल को अपनी ताकत मिलती कहाँ से है, और इसका जवाब है हमारा संविधान। यही वो किताब है जो इसके संगठन, इसकी शक्तियों और इसके कामकाज की हर एक बात तय करती है। हमारे संविधान के पार्ट 6 में आर्टिकल्स 168 से लेकर 212 तक सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में ही बताया गया है। इससे पता चलता है कि ये कोई मामूली संस्था नहीं है, बल्कि संवैधानिक तौर पर स्थापित एक बहुत मजबूत बॉडी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, किसी भी राज्य विधानमंडल में एक या फिर 2 सदन हो सकते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए, एक तरफ है विधानसभा, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं। यहाँ वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम सब सीधे वोट देकर चुनते हैं, और इसी वजह से ये हर राज्य में होती ही होती है। दूसरी तरफ है विधान परिषद, यानी उच्च सदन। ये बस कुछ ही राज्यों में है और इसके सदस्य सीधे जनता से नहीं चुने जाते। और एक मजेदार बात यह है कि संसद चाहे तो इसे बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। अब विधानसभा में कितने सदस्य होंगे? तो नियम यह है कि कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा जैसे जो छोटे राज्य हैं, उन्हें अपनी आबादी के हिसाब से इस नियम से छूट मिली हुई है। विधान परिषद की बनावट तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसके सदस्य अलग अलग जगहों से आते हैं। सोचिए, 1/3 लोकल बॉडीज से, 1/3 विधानसभा के सदस्यों में से, कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और टीचर्स में से, और बचे हुए सदस्यों को सीधा गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो हमने इसकी बनावट तो समझ ली, पर यह काम कैसे करती है? चलिए अब जरा विधानमंडल की कार्यवाही, इसके नियमों और इसमें शामिल लोगों की भूमिकाओं पर भी एक नजर डालते हैं। हर सदन को चलाने के लिए एक तरह का रेफरी होता है। विधानसभा में इन्हें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं, और विधान परिषद में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इनका सबसे बड़ा काम है सदन में अनुशासन बनाए रखना, ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। हमारे संविधान में एक बहुत जरूरी नियम है, वो ये कि विधानमंडल की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी ही चाहिए, और किन्हीं भी 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये इसलिए ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नियमित रूप से मिलते रहें और काम करते रहें। पीठासीन अधिकारी के पास एक खास पावर होती है जिसे कहते हैं कास्टिंग वोट। वो आमतौर पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, मतलब टाई हो जाए, तब वो अपना वोट डालकर फैसला करते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर कि एक छोटा सा आइडिया या प्रस्ताव एक बिल से कानून तक का सफर कैसे तय करता है। एक साधारण बिल को कानून बनने के लिए मोटे तौर पर 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहली रीडिंग में उसे सदन में पेश किया जाता है, दूसरी रीडिंग में उस पर खुलकर डिटेल में बहस होती है, और तीसरी रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है कि इसे पास किया जाए या नहीं। जब कोई बिल विधानमंडल से पास होकर गवर्नर के पास पहुंचता है, तो उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो हां कह दें और बिल कानून बन जाए। दूसरा, वो ना कह दें और बिल वहीं खत्म हो जाए। तीसरा, वो उसे दोबारा सोचने के लिए वापस भेज दें। और चौथा, वो उसे राष्ट्रपति के पास आखिरी फैसले के लिए भेज सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या दोनों सदन बराबर ताकतवर हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आइए समझते हैं कि पावर का ये बैलेंस विधानसभा की तरफ क्यों झुका हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संसद की तरह राज्यों में दोनों सदनों के बीच अगर किसी बिल पर झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए कोई जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का सिस्टम नहीं है। बस यही एक पॉइंट है जो विधानसभा को ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। विधान परिषद की ताकत सच में बहुत सीमित है। सोचिए, विधानसभा ने कोई बिल पास किया तो परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक अटका सकती है। अगर विधानसभा ने वही बिल दोबारा पास कर दिया तो अब परिषद के पास सिर्फ 1 महीना है, कुल मिलाके 4 महीने की देरी। इसके बाद तो बिल को पास होना ही है। और जब बात पैसे से जुड़े बिल यानी मनी बिल की आती है तो विधान परिषद की ताकत लगभग 0 हो जाती है। वो इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकते हैं, सिर्फ 2 हफ्ते। उसके बाद ये अपने आप पास मान लिया जाता है। तो अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो विधान परिषद का काम असल में किसी कानून को कुछ समय के लिए टालना है, उसे रोकना या बदलना नहीं। ये राज्यसभा की तरह एक पावरफुल रिवाइजिंग चेंबर बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या किसी राज्य में दूसरा सदन सच में पावर पर एक जरूरी चेक है,
या ये बस कानून बनाने की प्रक्रिया में एक फालतू की देरी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। भारतीय संविधान की हमारी इस यात्रा में चलिए आज एक बहुत ही जरूरी संस्था की गहराइयों में उतरते हैं। अगला चैप्टर है हाई कोर्ट। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे राज्यों में न्याय का ये जो सबसे ऊंचा स्तंभ है, ये आखिर काम कैसे करता है और इसका हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, आज हम हाई कोर्ट की पूरी कहानी को टुकड़ों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी नींव और ढांचे से, फिर देखेंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं और सबसे जरूरी, संविधान ने उनकी आज़ादी को कैसे सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाई कोर्ट असल में है क्या और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। ये हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम का, कह सकते हैं, एक बहुत ही मजबूत पिलर है। अच्छा, इसको ना एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर यानी टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट और उसके ठीक नीचे हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है, जो उस राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। बाकी सारी अदालतें उसके नीचे काम करती हैं। देखिए, हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसकी कहानी तो ब्रिटिश राज में ही शुरू हो गई थी। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहले 3 हाई कोर्ट्स बने और फिर आज़ादी के बाद हमने इसी मजबूत ढांचे को पूरे देश में अपना लिया। और आज की तारीख में हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ हाई कोर्ट्स एक से ज्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी काम करते हैं। हाई कोर्ट की ये जो सारी शक्तियां हैं, ये सिर्फ परंपरा से नहीं आती, ये सीधे हमारे संविधान से आती हैं। संविधान के पार्ट वी में आर्टिकल्स 214 से लेकर 231 तक सब कुछ, उनका संगठन, उनकी शक्तियां और सबसे जरूरी उनकी आज़ादी, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं हाई कोर्ट में बैठे लोगों की, यानी कि जजों की। उनकी नियुक्ति होती कैसे है और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है। ये बात बड़ी मजेदार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे ये फिक्स्ड है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि किसी राज्य के हाई कोर्ट में कितने जजों की जरूरत है, जो कि वहाँ के काम के बोझ के हिसाब से बदलती रहती है। ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। जजों की नियुक्ति एक बहुत ही खास सिस्टम से होती है, जिसे हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। हाँ, 2015 में सरकार ने इसे बदलने के लिए NJAC कानून लाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। कोर्ट का तर्क ये था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, संविधान का मूल ढांचा है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि जज कौन होते हैं और कैसे नियुक्त होते हैं, पर वो असल में करते क्या हैं? चलिए अब उनकी शक्तियों पर नजर डालते हैं। हाई कोर्ट की शक्तियां बहुत वसी हैं, बहुत बड़ी हैं। वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, मतलब उनके फैसले एक मिसाल बन जाते हैं। उनके पास न्यायिक समीक्षा की जबरदस्त शक्ति है, जिससे वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। और तो और वो राज्य की सभी निचली अदालतों के कामकाज पर भी नजर रखते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर है, ये एक ऐसी बात है जो बहुत लोगों को चौंका देती है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति असल में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। जहां सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा किसी भी और मकसद के लिए भी रिट जारी कर सकता है। चलिए अब उस सुरक्षा कवच की बात करते हैं जो जजों को बिना किसी डर या दबाव के काम करने की हिम्मत देता है। यही वो चीज है जो एक निष्पक्ष न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी है। एक हाई कोर्ट के जज की सर्विस की शर्तें बिल्कुल साफ होती हैं। वो 62 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो राष्ट्रपति को देते हैं, और उनका ट्रांसफर भी एक तय प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। और किसी जज को हटाना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन है। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा पेचीदा और मुश्किल है, बिल्कुल वैसी ही जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी हाई कोर्ट जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। ये उनके कार्यकाल को हर तरह के बाहरी दबाव से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक वाकया ही सारी कहानी बयां कर देता है। नियुक्ति से लेकर हटाने तक के ये जितने भी नियम कानून हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक चीज को बचाने के लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ताकि न्याय हमेशा निडर और निष्पक्ष रहे। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, इन सब डिटेल्स का मतलब क्या है, हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था में हाई कोर्ट का असली रोल क्या है।
सबसे बड़ी बात ये है, हाईकोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये राज्य के लेवल पर संविधान का और हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। ये पक्का करता है कि सरकारें अपनी हदों में रहें और नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जुडिशियल रिव्यू और इतनी बड़ी रिट जुरिस्डिक्शन की शक्तियों के साथ क्या ये कहना गलत होगा कि राज्य के स्तर पर सरकार की ताकत पर सबसे बड़ा कंट्रोल हाईकोर्ट का ही है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगला चैप्टर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ये वो अदालतें हैं जिनसे शायद हम सबका सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। लेकिन ये हैं क्या, और भारत का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसमें ये फिट कहाँ होती हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इन लोअर कोर्ट्स का और समझते हैं कि इनकी हायरार्की यानी कि इनका ढांचा कैसा है। देखिए, ढांचा ना बहुत ही सीधा सा है। किसी भी राज्य की न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट और ठीक उसके नीचे काम करती हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब एक बिल्कुल क्लियर कट हायरार्की है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इन्हें सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ कहते ही क्यों हैं? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये राज्य के हाईकोर्ट के अंडर उसकी देखरेख में काम करती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि हाईकोर्ट ही इनका बॉस है, जिसका इन पे पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। ओके, तो अब चलते हैं इसके संवैधानिक ढांचे पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस लोअर जुडिशरी के लिए क्या पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो सवाल यह है कि ये सारे नियम कानून आते कहाँ से हैं? जवाब सीधा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इनके ऑर्गेनाइजेशन और सबसे जरूरी इनकी इंडिपेंडेंस को पक्का करने वाले सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में दिए गए हैं, स्पेसिफिकली आर्टिकल्स 233 से लेकर 237 तक। तो चलिए अब जरा इन की आर्टिकल्स में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये नियम आखिर कहते क्या हैं। देखिए, आर्टिकल 233 बात करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की। आर्टिकल 234 बात करता है दूसरे जुडिशियल ऑफिसर्स की भर्ती की। लेकिन यहां का जो असली सुपरस्टार है ना, वो है आर्टिकल 235। यही वो आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को इन निचली अदालतों पर कंट्रोल की पूरी ताकत देता है। मतलब उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टियां, सब कुछ हाई कोर्ट के हाथ में होता है। यहां एक और मजेदार बात है, 1966 में कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट किया गया और एक नया आर्टिकल 233A जोड़ा गया। अब ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर ना कानूनी पेच फंस गया था। तो इस अमेंडमेंट ने उन अपॉइंटमेंट्स और उनके दिए हुए जजमेंट्स को आप कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली तारीख से वैलिड कर दिया, ताकि पूरे सिस्टम में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये सब तो हो गए नियम, लेकिन सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजंस आखिर हैं ही क्यों? इनका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पूरे ढांचे का, इन सारे आर्टिकल्स का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है इनकी इंडिपेंडेंस को एग्जीक्यूटिव से बचाए रखना। मतलब कार्यपालिका से इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। बस यही एक लाइन इन सभी आर्टिकल्स की नींव है कि न्यायपालिका पर सरकार का यानी एग्जीक्यूटिव का कोई असर ना हो, वो पूरी तरह आजाद होकर काम करे। तो ठीक है, ये ढांचा समझ आ गया, लेकिन आखिर इस पूरे स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? रियल वर्ल्ड में इसका असर क्या पड़ता है? तो चलिए इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज को फटाफट से समराइज करते हैं। पहली बात, हायरार्की। ये अदालतें हाई कोर्ट के नीचे काम करती हैं। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इनके सारे नियम पार्ट 6 और आर्टिकल्स 233 से 237 में हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंडिपेंडेंस। पूरा फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया है ताकि ये एग्जीक्यूटिव से आज़ाद रहें। और चौथी बात, कंट्रोल। आर्टिकल 235 हाई कोर्ट को इन पर कंट्रोल करने की पावर देता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, किसी छोटे शहर की एक लोकल कोर्ट की आज़ादी एक आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा आखिर कैसे करती है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही जरूरी और हाँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। तो अगला चैप्टर है ट्रिब्यूनल्स। अब जैसे ही हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, मन में पहला सवाल तो यही आता है ना कि क्या ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे जब वो बना था? और हैरानी की बात ये है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं थे। ट्रिब्यूनल्स को हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया।
जरा सोचिए, हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और उसके पूरे 26 साल बाद 1976 में संविधान में एक बिल्कुल नया हिस्सा पार्ट 14A जोड़ा गया जिसका नाम था ट्रिब्यूनल्स। तो ये बदलाव आया कैसे? ये हुआ 1976 के 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ये वही संशोधन है जिसे कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी ने पार्ट 14A को जन्म दिया और भारत में ट्राइब्यूनल्स की कानूनी बुनियाद रखी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। पहले तो हम इस नए संवैधानिक चैप्टर पार्ट 14A को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आर्टिकल 323A और 323B क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये जानेंगे, और आखिर में सबसे दिलचस्प बात कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स के बीच शक्ति का संतुलन कैसे बना रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि ये जो नया चैप्टर संविधान में जोड़ा गया, पार्ट 14A, इसके अंदर आखिर है क्या। देखिए, इस नए पार्ट में सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B, पर यकीन माने ट्राइब्यूनल्स की पूरी कहानी इन्हीं 2 आर्टिकल्स के इर्द गिर्द घूमती है। 323A प्रशासनिक मामलों से जुड़ा है और 323B कई दूसरे तरह के मामलों के लिए है। तो सबसे पहले उठाते हैं आर्टिकल 323A को। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। जैसा नाम से ही साफ है, इनका सीधा ताल्लुक पब्लिक सर्विस यानी सरकारी नौकरियों से जुड़े मामलों से है। तो इनका काम क्या है? इनका काम एकदम साफ है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती से लेकर उनकी सर्विस की शर्तों तक अगर कोई भी विवाद होता है तो उसे सुलझाना। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इस तरह के ट्रिब्यूनल बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ संसद को है, राज्य सरकारें नहीं बना सकती। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट। अच्छा, तो जहां 323A का दायरा एकदम साफ और सीमित था, वहीं आर्टिकल 323B का कैनवस बहुत बहुत बड़ा है। ये उन ट्राइब्यूनल्स की बात करता है जो कई अलग अलग तरह के मामलों के लिए बनाए जा सकते हैं। अब आप देखिए, इसके तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। टैक्सेशन से जुड़े मामले, लैंड रिफॉर्म्स, यहाँ तक कि चुनाव और इंडस्ट्रियल और लेबर से जुड़े विवाद, ये सब 323B के दायरे में आते हैं। आइडिया ये था कि इन खास विषयों के लिए खास अदालतें हों ताकि मामले जल्दी सुलझें। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं और जो समझना सबसे ज़रूरी है। आर्टिकल 323A और 323B में आखिर बुनियादी फ़र्क क्या है? चलिए इन फ़र्कों को एक एक करके समझते हैं। पहला फ़र्क है विषय का। 323A सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए है, जबकि 323B कई दूसरे मामलों के लिए। दूसरा बड़ा फ़र्क, 323A के तहत ट्राइब्यूनल सिर्फ संसद बना सकती है, लेकिन 323B वाले ट्राइब्यूनल्स संसद और राज्य की विधानसभाएं दोनों बना सकती हैं। और तीसरा, शायद सबसे अहम फ़र्क, 323A में हायरार्की नहीं होती, एक ही ट्राइब्यूनल होता है, पर 323B में ज़रूरत के हिसाब से ट्राइब्यूनल्स का एक पूरा ढांचा, एक हायरार्की बनाया जा सकता है। और अब इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, वो ऐतिहासिक मोड़ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने इन ट्राइब्यूनल्स की शक्तियों को हमेशा के लिए बदल दिया और ये साफ कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू ही सर्वोच्च है। देखिए, जब ट्रिब्यूनल्स बने थे तो मूल विचार ये था कि इनके फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। मतलब हाई कोर्ट्स को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखने की बात थी। जाहिर है ये बहुत ही विवादास्पद था। लेकिन फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, साल 1997। ये वो साल था जिसने भारतीय न्यायपालिका में एक नया अध्याय लिखा। 1997 में एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा, न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इस एक लाइन ने, आप कह सकते हैं, सब कुछ साफ कर दिया। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप हाई कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं कर सकते। ट्राइब्यूनल का कोई भी फैसला हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। तो अब नया सिस्टम क्या है? बहुत सिंपल है। अब कोई भी ट्रिब्यूनल जब कोई फैसला देता है तो उसके खिलाफ अपील उस राज्य के हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के सामने होती है। इस तरह न्यायपालिका के भीतर शक्ति का संतुलन फिर से बना दिया गया। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात,
ट्रिब्यूनल्स 1976 में 42वें संशोधन से आए। दूसरी 323A सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए है और इसे केवल संसद बना सकती है। तीसरी 323B कई दूसरे मामलों के लिए है जिसे संसद या राज्य दोनों बना सकते हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, ट्रिब्यूनल्स के फैसले हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, एक तरफ है ट्रिब्यूनल्स जो किसी विषय के विशेषज्ञ हैं और दूसरी तरफ है हाई कोर्ट्स जो न्यायिक निगरानी रखते हैं। क्या लगता है इन दोनों के बीच का ये संतुलन आज के समय में निष्पक्ष शासन को कैसे सुनिश्चित करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। कोई खराब प्रोडक्ट मिल गया या फिर सर्विस वैसी नहीं मिली जैसी बताई गई थी। हम सब ने कभी न कभी तो ये झेला ही है। पर जब ऐसा होता है तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी शिकायत लेकर जाएं तो जाएं कहाँ? आज हम इसी सिस्टम को, इसी पूरी व्यवस्था को समझने वाले हैं। अगला चैप्टर है कंज्यूमर कमीशंस। ये वो खास अदालतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे कंज्यूमर्स की शिकायतों को सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए बनाई गई हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन कमीशंस की नींव क्या है, मतलब इन्हें अपनी पावर मिलती कहाँ से है। तो ये पावर इन्हें एक बहुत ही ज़रूरी कानून से मिलती है और वो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसने 1986 वाले पुराने कानून की जगह ली है। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सुलझाना। यही एक्ट उस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन रखता है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम असल में दिखता कैसा है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे न्याय की एक सीढ़ी की तरह सोचना, जिसमें 3 लेवल हैं, 3 पायदान हैं। इसे कहते हैं 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी। सबसे निचले पायदान पर है डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी जिला आयोग। उसके ऊपर आता है स्टेट कमीशन यानी राज्य आयोग। और सबसे ऊपर शिखर पर है नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयोग। हर लेवल की अपनी सीमाएं और अपनी शक्तियां हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, अगर किसी को शिकायत दर्ज करानी है तो इन तीनों में से कहाँ जाना होगा? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके केस की वैल्यू कितनी है। इसे कहते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसे समझना जरूरी है। 2019 के एक्ट में जो लिमिट्स थीं उन्हें सरकार ने 2021 के नियमों में बदल दिया। मतलब अब ये तय करने का तरीका बदल गया है कि कितने अमाउंट का केस किस कमीशन में जाएगा। ये एक बहुत ही अहम बदलाव है। तो नए रूल्स के हिसाब से अब क्या होता है? अगर आपके सामान या सर्विस की कीमत 50 लाख रुपए तक है तो आपकी शिकायत सीधे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में दर्ज होगी। और अगर आपके मामले की कीमत 50 लाख रुपए से तो ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है तो फिर आपका केस जाएगा स्टेट कमीशन में। और हाँ, अगर दावे की रकम 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है तो मामला सीधे टॉप लेवल पर यानी नेशनल कमीशन के पास जाएगा। तो अब यही नई लिमिट्स हैं जो लागू होती हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अब इस सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान की बात करते हैं, नेशनल कमीशन की। इसके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो इसे इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी अथॉरिटी बनाती हैं। तो नेशनल कमीशन के पास कुछ खास शक्तियां हैं। पहली तो ये कि वो अपने ही दिए गए एक्स पार्टे ऑर्डर्स को, मतलब एक तरफा आदेशों को रद्द कर सकता है। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ये किसी भी शिकायत को एक राज्य के कमीशन से दूसरे राज्य के कमीशन में ट्रांसफर कर सकता है। ये पावर पूरे सिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा 3 टियर सिस्टम बनाया गया है इसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस पूरी बनावट का एक ही मकसद है, न्याय को आसान और असेसेबल बनाना। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि हर कंज्यूमर डिस्प्यूट को उसके स्केल के हिसाब से सही लेवल पर सुना जाए। इससे बड़ी अदालतों पर फालतू का बोझ कम होता है और छोटे-मोटे मामले लोकल लेवल पर ही जल्दी निपट जाते हैं। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या ये त्रिस्तरीय प्रणाली सच में, असलियत में भारत के हर एक उपभोक्ता तक न्याय को पहुंचा पा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगला चैप्टर है लोक अदालत। ये नाम शायद आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये भारत की एक बहुत बड़ी कोशिश का हिस्सा है? एक ऐसी कोशिश जो लाखों लोगों को अदालतों के लंबे और महंगे चक्करों से बचाने के लिए की जा रही है।
तो चलिए आज न्याय पाने के इन तेज और आसान रास्तों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या इंसाफ पाने के लिए सालों तक महंगे केस लड़ना ही अकेला रास्ता है? पता है, इसी एक सवाल ने भारत में एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया। एक ऐसे सिस्टम की खोज शुरू हुई जो तेज हो, सस्ता हो और हर किसी की पहुंच में हो। आइए आपको बताता हूं कि आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस वादे से जो हमारे संविधान ने किया था। फिर हम NLSA नाम की संस्था को जानेंगे जो इस वादे को पूरा करती है। इसके बाद हम जनता की अदालत यानी लोक अदालत और परिवारों के लिए बनी खास फैमिली कोर्ट्स को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब का असली मकसद क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सस्ता और सुलभ न्याय का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें हमारे संविधान में ही छिपी हुई हैं। ये देखिए, यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। संविधान का आर्टिकल 39A बिल्कुल साफ साफ कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी सिर्फ इसलिए न्याय से दूर न रह जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। यहीं से फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। लेकिन संविधान में किया गया वादा हकीकत में कानून कैसे बनता है? 1987 में संसद ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया और फिर 1995 से इस कानून ने पूरे देश में मुफ्त कानूनी मदद का एक जबरदस्त नेटवर्क खड़ा कर दिया। और इस पूरे देश में फैले नेटवर्क को चलाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम है नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा करती क्या है? आप इसे एक तरह से इस पूरे सिस्टम का हेड ऑफिस समझ सकते हैं। इसका मेन काम है पॉलिसी बनाना, देश भर में चल रहे लीगल एड प्रोग्राम्स पर नजर रखना और ये पक्का करना कि जो मुफ्त कानूनी मदद है वो सही तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि ये जो मुफ्त कानूनी सेवाएं हैं, इनका फायदा असल में किससे मिल सकता है? क्या ये सबके लिए है या फिर कुछ खास लोगों के लिए? तो देखिए, कानून सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य। इतना ही नहीं, इसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स और किसी भी तरह की आपदा, हिंसा या बाढ़ के शिकार हुए लोग भी शामिल हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग और मानव तस्करी या बिगाड़ जैसी भयानक चीजों के शिकार हुए लोग भी आते हैं। और हाँ, वो लोग भी जिनकी सालाना आमदनी एक तय लिमिट से कम है। और वो लिमिट क्या है? आमतौर पर अगर किसी की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो वो मुफ्त कानूनी मदद ले सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर केस सुप्रीम कोर्ट में है तो ये लिमिट 5 लाख रुपए तक है। चलिए अब आते हैं लोक अदालत पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जनता की अदालत। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मामलों को लड़ाई से नहीं बल्कि आपसी समझौते से सुलझाया जाता है। आप इसे एक तरह की कम्युनिटी नेगोशिएशन टेबल भी कह सकते हैं। एक नॉर्मल कोर्ट और लोक अदालत में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है? 2 पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और आखिर में एक जीतता है, दूसरा हारता है। लेकिन लोक अदालत का मकसद लड़ाई नहीं बल्कि समझौता है। यहाँ ऐसा समाधान निकालने की कोशिश होती है जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो। अब एक और खास सिस्टम की बात करते हैं, फैमिली कोर्ट्स। देखिए, परिवार से जुड़े मामले बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें नॉर्मल सिविल या क्रिमिनल केस की तरह डील नहीं किया जा सकता। और इसीलिए फैमिली कोर्ट्स का जो मेन मकसद है वो टकराव को बढ़ाना नहीं बल्कि सुलह को बढ़ावा देना है। इनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि परिवार से जुड़े झगड़े जल्दी से जल्दी सुलझें ताकि रिश्ते टूटने के बजाय संभल सकें। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए फैमिली कोर्ट्स का काम करने का तरीका भी काफ़ी अलग है। यहाँ एक्सपर्ट्स की मदद से सुलह पर जोर दिया जाता है। नियम कानून काफ़ी आसान रखे जाते हैं, वकील रखना भी ज़रूरी नहीं होता और फैसले के खिलाफ अपील का सिर्फ एक ही मौका होता है, वो भी सीधा हाई कोर्ट में। तो हमने नालसा, लोक अदालत और फैमिली कोर्ट्स, इन सबको देखा। ये सिस्टम्स भले ही अलग अलग लगें, पर इन सबका एक ही साझा लक्ष्य है और वो कॉमन मिशन है हर किसी के लिए और खासकर समाज के कमज़ोर तबके के लिए न्याय को तेज, सस्ता और दोस्ताना बनाना। यही इन सभी सिस्टम्स का मूल मंत्र है। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ।
इन बेहतरीन सिस्टम्स को और कैसे मजबूत किया जा सकता है ताकि इंसाफ सच में हर नागरिक के दरवाजे तक पहुंच सके? सोचिएगा जरूर।